नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है आईपा में। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहाँ बात होती है प्रगतिशील राजनीति की, जहाँ बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आए हैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा अंतर्गत कंथुआ गांव, जहां के रहने वाले बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रणविजय निषाद जी से। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि हमारी इस आईपा की मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आईपा एक इस तरह का संगठन है जिसके माध्यम से हम लोकतंत्र की जीवटता को पा सकते हैं। और इस संगठन के माध्यम से जो अभी तक मैंने देखा है या सुना है, आप लोगों का जो सर्वे है वो ज़मीनी सर्वे है। और निश्चित रूप में इस संस्था के माध्यम से देश और प्रदेश की राजनीति में अच्छे लोगों का आगमन होगा, जिससे देश और प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। जी रणविजय, ये बताइए आज की जो राजनीति है, जो चलन में राजनीति है, इससे आप कितना हद तक संतुष्ट हैं? वर्तमान समय में जो हमारे देश और प्रदेश की राजनीति है, ये जाति आधारित राजनीति है। और वाद जहाँ पर भी होता है, मेरा अपना मानना है कि वहाँ पर विकास, समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति की जो हम बात करते हैं वो फिर गौड़ मुद्दा हो जाता है। तो वर्तमान राजनीति जो है वो कई प्रकार के झंझावतों से गुजरते हुए आज जिस तरह से पटल पे है, ये कहीं ना कहीं हम युवाओं को या जो इस देश में ऐसे युवा साथी हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक पटल पे आकर के या सामाजिक पटल पर, उनको आघात पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसे ही यह राजनीति चलती रही, इसी पटरी पर दौड़ती रही, तो भविष्य में आप क्या समझते हैं? आने वाला भविष्य हमारा अंधकारमय होगा। और निश्चित रूप में यदि इसी तरह की राजनीति जड़ता के साथ उद्धृत होती रहेगी तो हम युवाओं के साथ साथ इस देश का भी विनाश संभव है। अच्छा, क्या किया जाए? आखिर क्या ऐसा बदलाव हो जो एक बेहतर और प्रगतिशील राजनीति देश में उत्पन्न हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपका। मैं जब मेरा बचपन था तो हम लोग राजनीति के शिखर बिंदुओं पर पढ़ते थे कि अटल जी की राजनीति कैसी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की राजनीति कैसी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की राजनीति कैसी है, और बहुत सारे जो मनीषी हैं उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए किन किन आयामों को छुआ। तो यह निष्पत्ति निकलती है कि इन लोगों ने जाति, धर्म और मजहब से अलग हट करके काम किया है। तो मेरा भी मानना है कि जब अभी चूँकि 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में प्रदेश की राजनीति, इट मीन्स का अगर कहा जाए तो विधानसभा के चुनाव सन्निकट हैं, तो जितने भी चाहे वो क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, इनके शीर्ष नेताओं से हम एक अनुरोध करना चाहते हैं कि वह ऐसे व्यक्ति को हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में बीच में भेजें या प्रत्याशी के रूप में भेजें जो वेल क्वालिफाइड हों, जिनकी वास्तव में समाज में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, इनको लेकर के सोच बनी हो। लेकिन मैंने इधर ये देखा है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी, वह यह देखती हैं कि उस विधानसभा में जाति आंकड़ा क्या है और उस आधार पर वो प्रत्याशी उतारती हैं। जब तक हम जातीयता को लेकर के चलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र के साथ साथ इस देश का और हम युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। जी अच्छा, ये बताइए, जैसे आप कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं, ये जो 5 साल योगी जी की सरकार थी जी, आपको क्या लगता है कि अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कुछ बेहतर काम हुए हैं या पिछली सरकारों की जैसे ही सरकार? देखिए, अगर राजनीति की बात करते हैं तो चूँकि हम भी इस देश के एक नागरिक हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है जो मोदी जी की सोच थी राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। और राजनीति की पटल पर हम किसी का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तथ्य उभर करके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में जो रोडों का काम हुआ, पूरे देश में हमने देखा है कि उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है वृक्षारोपण का। और इसके साथ साथ चूँकि हमने इधर जल संरक्षण को लेकर के वर्ष 2011 से एक मुहिम छेड़ी है, और इस
प्रकरण को भी लेकर के, इस मुद्दे को भी लेकर के केंद्र सरकार बहुत ही सशक्त है, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो मैं मोदी जी की सरकार की प्रशंसा इन बिंदुओं को लेकर करता हूं। बाकी कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे, वो सबका अपना अपना है, लेकिन मिली जुला प्रतिक्रिया है। बाकी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य पति भी हैं। आप दिन की शुरुआत अपने क्षेत्र में विकास को लेकर कैसे करते हैं? मेरा तो पूरा यह प्रयास रहता है कि अपनी पत्नी के साथ क्षेत्र में जो सबसे निचली पायदान पर खड़े लोग हैं, उसमें जाति का कोई मतलब नहीं होता है। निचली पायदान पर सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग होते हैं। हम प्रातः उठते ही या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी पत्नी भी करती हैं, कि क्षेत्र में हमारे किसी भी तरह की कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि ना हो, कोई परेशान ना हो। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आता है तो हम लोग दूरभाष के माध्यम से उसकी बात को पहले सुनते हैं, फिर दूरभाष के माध्यम संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि इनका काम ज़मीनी स्तर पर ठीक किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो निराश्रित गरीब विधवा महिलाएं हैं, इनको लगभग 10 वर्षों से अब तक कंबल वितरण कार्यक्रम किया है। जो आसक्त या निरासक्त बच्चे हैं, इनके घर घर जा कर के कापी, पेन, किताब या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कहना ठीक नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था हम करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमने एक और मुहिम छेड़ी है। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी बेटियां हैं कि जिनके गार्जियन नहीं हैं, इट मीन्स उनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो जब उनकी शादी होती है तो उसमें भी हम सहयोग करते हैं। अच्छा, ये हमारा मुद्दा है। ये बताइए, जैसे आपका जो जिला पंचायत का जो क्षेत्र है सदस्य का, ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो आखिर क्या अभी भी ज़्यादा समस्या होती है? किस बात को लेकर जनता ज़्यादा बताती है कि परेशानी में? देखिए, चूँकि ये ग्रामीण अंचल है और विकास के पायदान पर अभी थोड़ा पीछे है, तो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पेयजल के साथ साथ अधिकतर लोग राशन कार्ड की बात करते हैं, रहने के लिए आवास की बात करते हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम मुद्दा है उनका, वो लोग शिक्षा को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस दिन वो लोग अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा से जोड़ देंगे तो आने वाले 10 सालों में ये सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके क्षेत्र में आपने कहा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य वजह 2 है। एक तो ये है कि इस क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ के लोगों ने शिक्षा को गौण मुद्दा समझा है। जबकि मेरा मानना है कि चाहे कोई क्षेत्र हो, कोई गांव हो या कोई देश हो, तब तक विकास की उस पराकाष्ठा को नहीं पा सकता जब तक वह अपने को या अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेगा। राजनीति की यदि हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र के लोगों में मैंने देखा है, क्योंकि मेरी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, बहुत सारी समस्याएं आई थी। लोग दारू, साड़ी या पैसे में आ करके अच्छे व्यक्ति का चयन नहीं करते हैं, तो इससे क्षेत्र का विकास नहीं होता है। दूसरा चीज़, वो शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है। ये 2 मूल कारण हैं। अच्छा, अपने ज़िले में बहुत बड़े बड़े नेता निकले हैं। एक तो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरे अपने सांसद जी विनोद सोनकर, जो जिला मंत्री समेत कई अन्य उच्च पदों पर हैं। आपको क्या लगता है, कौशाम्बी जिला का जिस तरीके से बड़े बड़े नेता जनपद ने दिए हैं, उस तरह से विकास हुआ है? देखिए, यदि हम अपने जनपद के विकास की बात करते हैं तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो खैर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय मंत्री या हमारे लोकप्रिय जो सांसद हैं विनोद सोनकर जी, उनका तो आवागमन कम हुआ है, लेकिन वो सर्वसुलभ हैं। जब हम लोग किसी बात को लेकर के उनसे वार्ता करते हैं तो हम लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जनप्रतिनिधियों को इम्पोर्टेंस देते, काम करते हैं। जी। अच्छा, अपने जो विधायक हैं शीतला प्रसाद पटेल जी, उनका ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, शीतला प्रसाद पटेल जी जो विधायक हैं, जहाँ तक जो अभी तक सर्वे चल रहा था उसमें क्षेत्र की जनता ने उनको 1 नंबर पर आंका है, अभी तक जितने विधायक थे। चूँकि विधायक जी की सबसे अच्छी कार्यशैली यह रहती है कि यदि कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो उनकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुनते हैं। उनका दरवाज़ा सभी के लिए 24 घंटे खुला रहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कई गाँव में इधर गया, लोगों से बात किया, तो कई लोगों ने कहा कि विधायक जी हमारे गाँव चुनाव के बाद नहीं आए। जी, देखिए,
कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, अब जैसे उनके क्षेत्र में मुझे लगता है 300 समथिंग विलेज होंगे, गांव होंगे और कई मजरे होंगे, लेकिन ज़्यादातर उनका आना जाना गांव में या क्षेत्र में बना रहता है। बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, और जिन लोगों ने ये चीज़ कहा वो नहीं आए हैं, तो इस पर भी हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। निश्चित रूप में वहाँ ना गए होंगे, लेकिन काम उन्होंने सबका किया है। अगर उनके पास कोई गया है तो किया है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि 2022 में प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो हमेशा उठा पटक की राजनीति रही है, और जहाँ तक मैं अभी तक पिछले लगभग 15 वर्षों का जो मेरे पास आंकड़ा है, अभी तक हमारे यहाँ जो गठबंधन की राजनीति है यह सफल नहीं रही है। तो इसको लेकर के हम काफ़ी आशान्वित हैं कि उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण बहुमत की सरकार बने। लेकिन अभी जो प्रदेश की राजनीति है वह 2 दलों पर है। अब बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा कि हम कैसे प्रत्याशियों को जनता के बीच में उतारते हैं और वो जनता से कैसा मिक्सअप करते हैं, इस पर निर्धारित करेगा। क्या लगता है आपको कि बीजेपी की सीधी टक्कर किसी एक से है या कई अन्य दलों से? देखिए, जो वर्तमान राजनीति है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से दिख रही है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ जो छोटे दल हैं या घटक दल हैं वो भी लड़ेंगे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है, AIM है और बहुत सारे दल हैं, वो भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीधा टक्कर अभी तक यही दिख रहा है, क्योंकि जो हम लोग जब बीच में जाते हैं हम लोग ये कहते हैं कि आप सब लोगों को मतदान करना है 100%, तो वहाँ पे लोग कहते हैं किसको मतदान करना, तो हम लोग कहते हैं जो आपका अच्छा प्रत्याशी है उसको मतदान करिए। तो वहाँ पर 2 दल का नाम आ जाता है जिसका भी आपने नाम लिया। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ये जातिवादी वाला फैक्टर है राजनीति में, इस बार 2022 के चुनाव में कितना असरदार रहेगा? देखिए, जातिवाद का जो फैक्टर है इस बार 2022 में बहुत तरीके से हावी रहेगा, और निश्चित रूप में जातिवाद में जितना हम जकड़ते जाएंगे उतना अच्छे लोगों का पतन होगा राजनीति से, और राजनीति से अच्छे लोगों का पतन होने का मतलब होता है कि क्षेत्र की विकास से हम काफ़ी दूर जा रहे हैं, और स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र को हम नहीं पा सकते हैं, जो देश के लिए या प्रदेश के लिए बहुत भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में ही हमने कई गांव में जाके चर्चा किया है, अभी भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो चलाई गई योजना थी हर घर शौचालय, उसमें भी अभी तक बहुत घरों में नहीं बन पाया है। उसकी वजह ग्रामीण अलग अलग तरीके से, कोई प्रधान पर आरोप लगाता है, कोई जिला सेक्रेटरी पर लगाता है। इसकी मुख्य वजह क्या है कि जबकि इतना ज़्यादा प्रेशर था अधिकारियों पर, उन्होंने इतना ज़्यादा इस पर जोर दिया, उसके बावजूद भी आज हालात ये हैं कि बहुत से घरों में बने नहीं, और या तो बने हैं तो वो स्थिति में नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, प्रदेश की और देश की यह मंशा रही है कि हम अपने देश के जितने भी गांव हैं सबको ODF घोषित करें, और इसके तहत उन्होंने 12,000 रुपये प्रति व्यक्ति या के हिसाब से उन्होंने ये परिवार के हिसाब से टॉयलेट दिया। कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाया, चूँकि उनका अपना एक सिस्टम था, उसमें जो पात्रता सूची में थे उनको दिया, या पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम था। लेकिन जिनको दिया भी गया, बहुत से लोग शौचालय को शौचालय की तरह ना समझ करके उसको, मैंने बहुत जगह देखा है कि उसमें कंडी रख देते हैं, सरपत रख देते हैं, बहुत जगह देखा दुकान खोल कर बैठ गए हैं। तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि हम जब तक अपने क्षेत्र या आसपास स्वच्छता को नहीं आत्मसात करेंगे तब तक हम बीमारी से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आज आदमी जितना कमाता है उसका लगभग 50% से एबव जो होता है वो बीमारी में खर्च करता है। बिल्कुल। और जब तक हम बाहर जाएंगे तब तक दूषित जल का सेवन करेंगे, दूषित वायु का सेवन करेंगे, क्योंकि जितना भी वायुमंडल में उड़ रहा होता है वो हमारा विष्ठा ही जो इधर पड़ा होता है वो भी उड़ता है, और उसको सांस के माध्यम से हम शक करते हैं, तो ये नुकसानदायक है। और इस ओर जन जागरूकता की कमी रही है। हमने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे अधिकारी आते हैं, स्कूल में बैठ गए, 2-4 लोग बुलाए, फ़ोटो खींचे और चले गए। तो जन जागरूकता का सबसे बड़ा अभाव रहा है। अच्छा, विधायक जैसे सिराथू में विधायक जो भी बने, उनको किस तरह से काम करना चाहिए कि सिराथू का सर्वांगीण विकास हो सके? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जहाँ तक मेरा मानना है, जनप्रतिनिधि को ओपन हार्ट होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि के साथ साथ चूँकि वो यहाँ का नागरिक भी है, तो वो खुद समझता है कि यहाँ के 6 मेजर जो हमारी वो आवश्यकताएँ होती हैं, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, इन 6 बिंदुओं को स्पर्श करते हुए ही राजनीति करनी चाहिए। बहुत सारे जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, बनने के बाद वो जनता से दूर भाग जाते हैं, तमाम तरह के बहाने बताते हैं कि हमको ये काम है वो काम है। लेकिन मेरा मानना है कि सप्ताह में एक दिन तो उनको फुली टाइम देना ही चाहिए जनता के लिए, और उसके साथ साथ अब अगर वो कहीं व्यस्त हैं तो अपने असिस्टेंट को लगाएं, लेकिन जनता के लिए उनको देना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो अहम होना चाहिए वो नशा मुक्ति के विरुद्ध, नशा मुक्ति के सापेक्ष होना चाहिए, और शिक्षा, ये इन दोनों पे जनप्रतिनिधियों को विशेष बल देनी चाहिए। अच्छा, आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक आप प्रधानाध्यापक भी हैं, उस नाते आपको क्या लगता है कि जो पिछली ये 5 साल की जो सरकार थी उसमें शिक्षा से क्षेत्र में क्या काम हुआ? देखिए, पिछली सरकार से यदि हम इस सरकार की तुलना करते हैं तो विद्यालयों के कायाकल्प को लेकर के यह सरकार काफ़ी मुझे लगता है संजीदा रही है। इन्होंने जो इनके 14 पैरामीटर्स थे उसको लेकर के, जैसे नल जल आपूर्ति, बालक बालिका शौचालय, रसोई घर, विद्यालय में टाइलीकरण, विद्युत संयोजन, और ये हमारा बाउंड्री वाल वगैरह, साफ़ सफाई, इसको लेकर के सरकार काफ़ी संजीदा रही। बस यदि कमी ये है कि जैसे हमारे एक गांव में 4 विद्यालय हैं, तो ज़्यादातर विद्यालयों को सम्मिलित कर देना चाहिए, या आवश्यकता के अनुसार अध्यापकों को होना चाहिए। जैसे हमने बहुत सारे विद्यालय देखे हैं जहाँ पर 3 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं हैं, और अध्यापक 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो उस रूप में सही रूप से पठन पाठन कार्य नहीं हो पाता है। लेकिन इस सरकार ने शिक्षा की ओर प्रयास किया है और शैक्षिक बिंदुओं को उठाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए।